पिछले 2 दिनों से लखनऊ में मैराथन मंथन चल रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक एक कर सभी पदाधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे थे और निकाय के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बना रहे थे, जो अब पूरी तरह से तैयार है। आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैराथन मंथन में क्या क्या प्लान हुआ, किस किस पर बात हुई है, वो मुद्दे बता देते हैं। बीएल संतोष ने सशक्त बूथ और सशक्त मंडल का मंत्र दिया। हारी हुई सीट के सभी बूथ मजबूत करने पर बातचीत हुई और 2400 बूथ को मंत्री, एमएलए और सांसद गोद लेंगे, ये भी तय हुआ। निकाय लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया। 18 चुनौतीपूर्ण सीटों पर विशेष चुनावी व्यूह रचना हुई है और विपक्ष को हर मुद्दे पर सही से जवाब दिया जाए, ये रणनीति का हिस्सा रहा, ऐसे निर्देश दिए गए। संगठन में नए पदाधिकारियों की एंट्री होगी, इस पर भी चर्चा हुई है। तो बीते 2 दिनों में इन तमाम बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की गई। ये मोदी, शाह और योगी के दौर की नई बीजेपी है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, जीत बड़ी होनी चाहिए। कभी 2 सीट वाली बीजेपी 2 बार से प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र और राज्य की सत्ता में है। रोज जीत का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे जैसे दौड़ रहा हो विजय रथ निरंतर। अब जब अगले साल फाइनल मुकाबला है, ऐसे में यूपी की राजनीति पर पक्ष से लेकर विपक्ष तक की नजर है और यही वजह है कि योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी में क्लीन स्वीप की तैयारी कर ली है और नाम दिया है टारगेट 80। आदरणीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता किस ढंग से काम करें, किस ढंग से प्रवास करें और स्थानीय निकाय चुनाव में किस प्रकार काम करा, हर स्तर पर चर्चा हुई है और उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा। सर, राहुल गांधी की आज से यात्रा शुरू हुई है, भारत जोड़ो। कोई मतलब नहीं, विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है उनका, वो पहले ही छोड़ करके केरल जा चुके हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से यूपी में फोकस्ड है। बैठकों का दौर चल रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष को यूपी से रिपोर्ट लाने की जिम्मेदारी दी गई। बीएल संतोष ने जिला कार्य समिति, महानगर कार्य समिति, जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और निकाय के अलावा 2024 में जीत का मंत्र दिया। मैराथन बैठक में टारगेट 80, सशक्त बूथ, सशक्त मंडल का मंत्र। हारी हुई सीट के सभी बूथ मजबूत हों, विपक्ष को हर मुद्दे पर जवाब दिया जाए। संगठन में नए पदाधिकारियों की एंट्री होगी। चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का टारगेट रखा है। ऐसे में पार्टी की नजर खास कर उन सीटों पर है जहां पर 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी 16 हारी सीटों में से 2 सीटें उपचुनाव में जीत चुकी हैं और उसकी नजर उन 14 सीटों पर है जहां विपक्षी दलों के सांसद हैं और यही वो सीटें हैं जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है, जिस पर अमित शाह और जेपी नड्डा की भी नजर है और 16 जनवरी से अमित शाह का यूपी दौरा भी शुरू हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की 2 दिनों तक चली बैठकें अब खत्म हो गई हैं। दरअसल इन 2 दिनों में बीएल संतोष ने भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लगाकर मंडल स्तर और प्रदेश स्तर तक संगठन को कई मूल मंत्र दिए। बीएल संतोष ने संगठन को निर्देश दिए कि सशक्त बूथ होना चाहिए, मंडल सशक्त होना चाहिए। जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है उनको मजबूत किया जाए। वहीं बीएल संतोष ने यह भी कहा कि विपक्ष जिस तरीके से मुद्दा बना रहा है, उन मुद्दों पर विपक्ष को जवाब दिया जाए और इसको लेकर चुप नहीं बैठना है। विपक्ष के मुद्दों को लगातार उनको जवाब देना है, उन मुद्दों से भागना नहीं है। शाह ने संभाली कमान। 16 जनवरी से अमित शाह का यूपी दौरा। अमित शाह उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे। बलरामपुर और अंबेडकर नगर में रैली होगी। विपक्ष के कब्जे वाली 14 सीटों पर नजर। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाते हैं कि अगले 30-40 साल तक देश में बीजेपी का सूरज अस्त नहीं होगा और अगर बात यूपी की हो तो यहाँ बीजेपी क्लीन स्वीप के लक्ष्य से आगे बढ़ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की अब नजर लोकसभा चुनाव 2024 पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
7 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन बाद 3000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यूपी में प्रवेश कर चुकी है। और इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी नजर आई, लेकिन विपक्ष के एक भी नेता यात्रा में शामिल नहीं हुए। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस का यूपी में कोई अस्तित्व नहीं, जनता कांग्रेस का सच जानती है और ये यात्रा यूपी को छूते हुए निकल रही है, यूपी में प्रवेश नहीं कर रही है। कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़े किए, ये भी कहा ब्रजेश पाठक ने। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चीन की कंपनियों से चंदा मिलता है, अमेठी की जनता बीजेपी के साथ है, इमरजेंसी को देश नहीं भूल सकता है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कभी इसका जिक्र नहीं करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का सियासी रूट जैसे ही यूपी की सीमा में एंटर किया, सभी विपक्षी दलों ने हाथ खड़े कर दिए। राहुल को उम्मीद थी अखिलेश आएंगे, मायावती आएंगी, लेकिन ना अखिलेश आए, ना माया और ना ही जयंत चौधरी का साथ मिला, क्योंकि एक दिन पहले जो कागजी समर्थन मिला वो कागजों पर ही सिमट कर रह गया। अगर कोई साथ आया तो बस शुभकामनाएं। भारत जोड़ो नहीं, भारत तो जुड़ा हुआ ऑलरेडी। भारत जोड़ो यात्रा की जगह अगर मंदिर जोड़ो यात्रा चलाते, जो हनुमान मंदिर से शुरू कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये दरअसल में यात्रा इनकी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। खुद कांग्रेस पार्टी के वर्कर सपोर्टर जितने आने चाहिए वही नहीं आते हैं इनकी यात्रा में। इसलिए इन्होंने बीच में आह्वान किया कि हमारे देश में जो है विपक्ष के जो लोग हैं वो हमारे साथ आके जुड़े, हमारी यात्रा में शामिल हों। तो कांग्रेस की राहुल जी की ये यात्रा है, उसमें विपक्ष क्यों शामिल होगा? और सभी लोगों ने जवाब दिया, नहीं शामिल होने का कह दिया और इनकार कर दिया। तो इससे जो है अब वो राहुल जी घबराए हुए हैं। अपने 3 दिनों की यात्रा में यूपी के 3 लोकसभा सीटें और 11 विधानसभा क्षेत्रों की साधने की कवायद में जुटे राहुल की यात्रा गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से शुरू हुई। राहुल को यूपी में किसान नेता राकेश टिकैत का साथ तो मिला, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का सिर्फ आशीर्वाद ही मिल सका और इसी बिखराव को बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी में जिस रूट से ये यात्रा गुजर रही है उसके पीछे कांग्रेस की खास रणनीति है। राजनीतिक पंडित इसे वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ इसे आधार मजबूत करने की कवायद मान रहे हैं। अगर ऐसा है तो इससे नुकसान किसका होगा? कांग्रेस किसके वोट बैंक में संध लगाएगी? इस पर भले ही तर्क अलग अलग हों, लेकिन इसका निहितार्थ साफ है। वेस्ट यूपी में वोट का समीकरण, पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट हैं। 120 सीटों पर जाट वोट बैंक का असर है। 45 से 50 सीटों पर जाट जीत हार तय करते हैं। 11 जिलों में जाट निर्णायक भूमिका में है। वेस्ट यूपी में मुस्लिम आबादी की बात करें तो 32% मुस्लिम है और दलित मतदाता करीब 26% हैं। 35% सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में होते हैं। वेस्ट यूपी में वोट का समीकरण बताता है कि अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा से किनारा क्यों किया? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और जाट बहुल वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा को विपक्ष का साथ मिलने से कांग्रेस का प्रभाव बढ़ सकता था। ऐसा होना सपा, बसपा और आरएलडी के हित में नहीं था और यही वजह है कि राहुल गांधी को विपक्ष का साथ कागजों पर ही सिमट कर रह गया। ये यात्रा पार्टी जोड़ो अभियान है, भारत जोड़ो अभियान नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी टुकड़े टुकड़े में बट रही है। उत्तर प्रदेश की बात रही तो उत्तर प्रदेश में तो एक सांसद अकेले इनका, 1-2 विधायक है बस। तो उत्तर प्रदेश में तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला इनका, चाहे जितना जोड़े चाहे जितना चले। अच्छा है, व्यायाम भी होगा
पदयात्रा भी कम से कम पता चलेगा कि भारत में किस तरह से लोग पदयात्राएं करते हैं। मेरी कभी कभी उनकी पार्टी के लोग स्वयं टूटते जा रहे हैं, जो बड़े बड़े लीडर थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी से होते हुए बागपत शामली पहुंचेगी। यूपी में 3 दिन और 130 किलोमीटर दूरी तय करने वाली इस यात्रा का मकसद 2024 में कांग्रेस को मजबूती देना है और यही वजह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 80 लोकसभा सीट वाले इस प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है, भले ही विपक्ष का साथ मिला हो या नहीं मिला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हमला बोलते हुए कहा कि भारी भ्रम के शिकार हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से आपातकाल लगाया था, आज तक राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग आपातकाल की भर्त्सना नहीं कर पाए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है। वो जब जब उनके हाथ में सत्ता रहेगी, देश के नागरिक अधिकार और प्रदेश के नागरिक अधिकार हमेशा तोड़े जाएंगे। क्या वो माफी मांगना चाहेंगे? वो बताएं अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नीति नियंताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो नीति नियंता थे, जो सरकार चलाते थे, उन्होंने इमरजेंसी लगा करके गलती की थी। मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भ्रमण करते करते भारत का भ्रम के और शिकार हो गए। और मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्वाभाविक भी है, कि वो जिस प्रकार से केरल में बीफ पार्टी वालों के साथ, तो तमिलनाडु में भारत माता को अपवित्र मानने वालों के साथ, तो महाराष्ट्र में सावरकर जी के विरुद्ध, तो गुजरात के विरुद्ध जो लोग रहे थे, ऐसी गांधीयंस विदगन कहने वालों के साथ रहेंगे, तो मानवीय बात है, भ्रम तो बढ़ेगा ही। और चलिए बात कर लेते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए यूपी सरकार हर स्तर पर मुस्तैदी से जुटी हुई है। 16 देशों में रोड शो के बाद अब घरेलू रोड शो की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी कमान संभाल ली है। सीएम योगी मुंबई में रोड शो कर घरेलू रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। कल मुंबई जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2 बजे मुंबई के लिए रवाना होने वाले हैं। 5 जनवरी को मुंबई में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उद्योगपतियों को न्योता देंगे इस दौरान मुख्यमंत्री, और बड़े उद्योगपतियों और फिल्म स्टार से उनकी मुलाकात भी होनी है। बैंकर्स और फिनटेक प्लेयर्स के साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। तो सीएम योगी कल मुंबई पहुंचने वाले हैं और इसी के साथ 7 टीम बनाई गई है जो देश के अलग अलग शहरों में रोड शो करेगी। देखिए किन किन शहरों में और कब कब रोड शो होना है। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने की तैयारी में योगी सरकार पूरी मुस्तैदी से जुटी है। 16 देशों में रोड शो के बाद अब देश के 7 प्रमुख शहरों में रोड शो के लिए योगी की टीम 7 तैयार है, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। 5 जनवरी को मुंबई में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे। 9 जनवरी को चेन्नई में सुरेश खन्ना, असीम अरुण, नितिन अग्रवाल का रोड शो होगा। 13 जनवरी को दिल्ली में नंद गोपाल नंदी, योगेंद्र उपाध्याय, AK शर्मा, संदीप सिंह का रोड शो होगा। 16 जनवरी को कोलकाता में केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंद गोपाल नंदी, दया शंकर सिंह, अजीत सिंह पाल का रोड शो होगा। 18 जनवरी को हैदराबाद में रोड शो होगा, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, योगेंद्र उपाध्याय, अरुण सक्सेना मौजूद होंगे। 20 जनवरी को अहमदाबाद में रोड शो की तैयारी है, जिसमें जितिन प्रसाद, सूर्य प्रताप शाही, जयेंद्र प्रताप, जसवंत सैनी मौजूद होंगे। 23 जनवरी को आखिरी रोड शो बेंगलुरु में होगा, जिसमें नंद गोपाल नंदी, योगेंद्र उपाध्याय और असीम अरुण शामिल होंगे। नगर है, वहाँ जाकर के हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता देंगे। जैसे हैदराबाद है, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, इस प्रकार के बड़े औद्योगिक शहरों में हम जाकर के औद्योगिक निवेश के लिए वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों से, निवेशकों से मिलेंगे। बीजेपी का मानना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में अभूतपूर्व विकास होंगे और लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। हिंदुस्तान के निवेश के अलावा जो विदेश से भी निवेश लाने की बात थी, तो उसको लेकर हमारे मंत्रीगण विदेशों में गए
वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क किया है और लगभग 7,20,000 के MOU साइन हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब निवेश का पैसा आएगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बड़े महानगरों में जाकर स्वयं रोड शो करने वाले हैं। धोखा और प्रपंच, इसके अलावा कोई काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास। कई ऐसी इन्वेस्टर समिट हो चुकी हैं। 6 साल में मुझे एक बिल्डिंग जो किसी भारी इन्वेस्टमेंट से बनी खड़ी हो, जहां लोगों को रोजगार मिल रहा हो, नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से सरकार 10 लाख करोड़ के निवेश लाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। हाल ही में 16 देशों के 21 शहरों में हुए रोड शो और बिजनेस मीट से 7 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। अब देश के 7 शहरों में निवेश का रोड शो होने जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये इन्वेस्टर्स समिट यूपी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ते हैं। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन एक्शन पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। हालांकि एक तरफ झांसी में जहां पूर्व विधायक दीप नारायण की संपत्ति कुर्क हो रही थी, तो कुछ उसी तरीके से सहारनपुर में बीएसपी सांसद और मीट कारोबारी हाजी फजलुर रहमान के घर पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई। और आज यूपी में कुछ इसी तरह से इनकम टैक्स की टीम ने बुलंदशहर और हापुड़ में भी छापेमारी की है। नेता या कारोबारी, एक्शन जारी है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। हर उन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो किसी तरह अपराध में लिप्त रहे, चाहे वो किसी दल के नेता हो या फिर पूर्व विधायक ही क्यों न हो। और इसी क्रम में अब पूर्व सपा विधायक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। झांसी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की कोठी को कुर्क कर दिया है। आज न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट झांसी के आदेश के क्रम में 14 की कार्रवाई में हम लोग दीप नारायण उर्फ दीपक की संपत्ति सीज करने आए हैं। आज इस समय हम लोग उनका आवास है आरटीओ कार्यालय के बगल, उसको सीज कर रहे हैं और उसके साथ साथ अन्य भी संपत्तियां हैं। टोटल 237 करोड़ की संपत्ति है जिसको सीज कर रहे हैं। मून सिटी में क्या कार्रवाई की? मून सिटी में जो संपत्ति अभी इन्हीं के नाम है, इनके और इनके परिवार वालों के, उनको सीज करेंगे और उनको कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। 26 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी पहुंचे थे। झांसी जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से जेल में मुलाकात की थी और अब मुलाकात के 9 दिन बाद दीप नारायण की 2 करोड़ 33 लाख कीमत की कोठी को सील कर दिया गया। इससे पहले भी दीप नारायण की 1 अरब 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और ये एक्शन गैंगस्टर एक्ट में हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई का भी सियासीकरण कर दिया कि पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव, उनके घर को कुर्की कर दी गया है, कुर्क कर दिया गया है। पहले तो झूठे मुकदमे लगाए, पहले झूठा मुकदमा लगाया और उसके बाद उनके साथ ये अन्याय, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अन्याय इस तरह का करना और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी तरह इसी चक्र में फंस जाएंगे। एक तरफ यूपी पुलिस एक्शन मोड में है तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सहारनपुर में बीएसपी सांसद और मीट कारोबारी हाजी फजलुर रहमान के घर पर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी हुई है। दिल्ली और हरियाणा से आई इनकम टैक्स विभाग की टीम ने उनके घर दबिश दी। माना जा रहा है कि हरियाणा के मीट फैक्ट्री में मिली गड़बड़ी को लेकर टीम जांच करने पहुंची थी। सहारनपुर सीट से बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान का यह घर है और यहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और आप देख सकते हैं यहाँ आईटीबीपी की फोर्स यहाँ लगी हुई है। एक ये मकान है, एक डोली खाल में उनका मकान बताया जा रहा है, वहाँ पर भी छापे की कार्रवाई चल रही है और एक और मकान है वहाँ पर भी छापे की कार्रवाई चल रही है। लगातार यहाँ जो इनकम टैक्स की टीम है वो अंदर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से फोर्स जो है यहाँ लगी हुई है और कहीं ना कहीं जो छापेमारी है
वह जांच कर रही है। जो कारोबारी आप देख सकते हैं, ऊपर जो हाजी फजलुर रहमान का ये घर है, इनके ऊपर आईटीबीपी के जवान जो है किस प्रकार से वहाँ पे तैनात किए गए हैं और चारों तरफ से ये अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। और किस वजह से छापेमारी हुई है यह तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन यहाँ लगातार कई जो घर हैं उन पर छापेमारी चल रही है। जो फैक्ट्री जो गागालेडी थाना क्षेत्र में है, एलम नाम से इनकी मीट का कारोबार है, उस पर भी छापेमारी लगातार चल रही है। कुछ ऐसा ही नजारा हापुड़ में भी दिखा। शहर के मशहूर मीट व्यापारी की फैक्ट्री और घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। करीब 20 गाड़ियों में सवार 50 सदस्यीय टीम ने अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ दोनों जगहों पर कब्जा जमा लिया। टीम के सदस्य दोपहर बाद तक छानबीन करते रहे। इस दौरान आसपास के लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। दूसरी तरफ बुलंदशहर में भी मीट कारोबारी पर इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा कसा और मीट व्यापारी के घर टीम ने जरूरी दस्तावेज खंगाले। ऐसे में आज का दिन नेता से लेकर मीट कारोबारी तक के लिए मुसीबतों भरा रहा, क्योंकि यूपी में चाहे अवैध कारोबार हो, टैक्स चोरी हो या फिर किसी तरह से अपराध को बढ़ावा देना, हर उन तत्वों पर शिकंजा कसा जो चोरी छिपे अपराध को बढ़ावा दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।